जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुद्दा और 10% आरक्षण बिना संघर्ष लिए देने का मुद्दा और राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ाने का मुद्दा, इसको सबसे पहले आप लोगों के सामने उठाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल आरक्षण है, ये जो राजनीतिक आरक्षण है, इस राजनीतिक आरक्षण के बारे में उत्तराखंड के जो लोग हैं उन लोगों को इसका इतिहास मालूम नहीं होगा कि ये राजनीतिक आरक्षण किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिला। इसलिए सबसे पहले मैं वो इतिहास थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को जानकारी हो सके, वो इतिहास राजनीतिक आरक्षण का, आप लोगों को पॉलिटिकल आरक्षण का क्यों इतिहास थोड़ा बताना चाहता हूं। क्योंकि एक तो हमारे संविधान में 4 प्रकार का आरक्षण है। एक है रिजर्वेशन इन सर्विसेज, दूसरा है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, और तीसरा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और चौथा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो ये 4 प्रकार का रिजर्वेशन है। हमारे लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें 3 प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसमें 10 साल की कोई मर्यादा नहीं है, और जो सर्विसेज का, एजुकेशन का और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो रिजर्वेशन है उसके लिए 10 साल की कोई मर्यादा नहीं है। राजनीतिक आरक्षण के लिए 10 साल की मर्यादा है, और इस बात को आधार बनाकर जो ब्राह्मण लोग हैं वो इसका मिस प्रोपेगेंडा लगातार करते रहते हैं कि रिजर्वेशन तो केवल 10 साल के लिए था। जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं उन लोगों को ये पता नहीं है कि 15(4) और 16(4) के अंतर्गत जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन, और 330 और 332 के तहत जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन में फर्क है। इसके बारे में SC/ST के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है, और इतना ही नहीं है कि उन लोगों को भी जानकारी नहीं है जो अपने को बहुत विद्वान मानते हैं, ऊंचे जाति के लोग हैं, उन लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ब्राह्मणों को भी कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए इस बात को मैं आप लोगों के सामने उठा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान अपने घर में खरीद कर ले जा सकता है, और 330 और 332 का आर्टिकल देखिए, 333 का आर्टिकल देखिए और 334 के आर्टिकल को देखिए, तो उसमें 10 साल के रिजर्वेशन की बात लिखी गई है, आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आप लोग खुद संविधान लेकर के इस तरह की जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल आरक्षण है जो भारत के संविधान में आया, ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब भारत में कांग्रेस की 1885 को स्थापना हुई तो ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने ये संगठन बनाया। ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन के लिए बनाया था। उन्होंने वो उनके द्वारा वो अधिवेशन लेते थे, और अधिवेशन लेकर वो अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास करते थे, और अपने लोगों को जागृत करके अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन तैयार करने का काम करते थे। यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा
कि ये जो लोग हैं ये पॉपुलर गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, तो ये आंदोलन यदि हम लोग इन लोगों को नहीं देते हैं तो ये असंतोष बढ़ता रहेगा। ये असंतोष नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए साउथ बरो कमीशन बनाया गया। और वो साउथ बरो कमीशन भारत में आया 1918 को। उस समय छत्रपति शाहू महाराज बड़े पैमाने पर सक्रिय थे और बाबा साहब आम्बेडकर भी विदेश से शिक्षा ग्रहण करके भारत में 1916 को वापस आए थे। तो उनके द्वारा 1918 में जब ये साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको एक रिटर्न मेमोरेंडम दिया कि हम लोगों को, जो हम खास तौर पर हम खास तौर पर अछूत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं समाज के द्वारा, इन बहिष्कृत लोगों को प्रशासन में या गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उस समय यही मांग छत्रपति शाहू महाराज से प्रेरणा लेकर भास्करराव जाधव ने, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उसके अंदर कुणबी मराठा भी शामिल थे, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन की मांग करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा प्रेरित होकर भास्करराव जाधव ने भी ये मांग की थी। तो ये जो मांग की गई थी, तो इसका विरोध उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, अथनी नाम का जो गांव था, कोल्हापुर के बॉर्डर को लगा हुआ था, जो आज कर्नाटक में तहसील है, वहां जाकर बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़ा सम्मेलन किया और सम्मेलन में जाहिर भाषण में कहा कि तेली, तंबोली और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, संसद में जाकर हल थोड़ी चलाना है। अगर दर्जी संसद में जाते हैं तो कपड़े सिलाने का काम नहीं करना है, अगर तेली संसद में जाते हैं तो तेल निकालने का काम नहीं करना है। और जो कुणबी है, जो खेती करने वाले लोग थे, उन लोगों को कुनभट के नाम पर गाली देकर बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी भाषण में उल्लेख किया था। तो इसका मतलब है बाल गंगाधर तिलक बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को विधि मंडलों में किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते थे। वो आजादी का आंदोलन चलाना चाहते थे, मगर आजादी में सभी लोगों को हक और अधिकार मिले, इसके वो समर्थक नहीं थे। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने भी हमारे लोगों को हक और अधिकार, अनटचेबल लोगों को खास तौर पर हक और अधिकार की मांग की। जब उन्होंने हक और अधिकार की मांग की तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना स्वाभाविक था और इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और विरोध होने की वजह से जो साउथ बरो कमीशन आया था, उस साउथ बरो कमीशन के द्वारा हमारे लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं किया गया। और 1919 का जो कानून पास हुआ, उस कानून में हमारे लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट में इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन देने की बात को अस्वीकार कर दिया गया और अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर के माध्यम से नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। तो जब विधिमंडल का गठन हुआ 1919 के दौरान कानून के आधार पर, तो बाबा साहब आम्बेडकर उस समय जो विधिमंडल था, बॉम्बे काउंसिल थी, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर सदस्य बन गए थे। और जब वो सदस्य बन गए थे तो उन्होंने हमारे लोगों की बातों को उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया 1924 को, और उसके द्वारा अपने लोगों को जागृत करने का और आंदोलन करने का कार्यक्रम शुरू किया और 1927 को चौधार तालाब का आंदोलन किया। चौधार तालाब के आंदोलन में
ब्राह्मणों के द्वारा जिस तरह से चौदार तालाब का आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किया, उससे बाबा साहब आम्बेडकर को बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। और उसके बाद 1928 को जब साइमन कमीशन, क्योंकि 1919 के कानून में ये एक प्रावधान था कि हर 10 साल के बाद जो पहला हफ्ता भारतीय लोगों को अधिकारों का दिया गया है, उन अधिकारों में 10 साल के बाद समीक्षा होगी और फिर समीक्षा के बाद लोगों को और कितना अधिकार बहाल किया जा सकता है उसको अभ्यास करने के लिए अंग्रेजों ने 1928 को साइमन कमीशन भारत में भेजा। ये जो साइमन कमीशन भारत में भेजा गया, ये साइमन कमीशन सारे देश भर में ढूंढ ढूंढ कर अभ्यास करने लगा। उसी दौरान वो भारत में भी आए थे और भारत में आकर उन्होंने इसका अध्ययन करने की कोशिश की गई थी। तो उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा सारे देश भर में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन शुरू करने के पीछे गांधी जी का मकसद ये था कि साइमन कमीशन ने जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए और इस तरह की बात उठाई और उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि 1919 के कानून में यह प्रावधान नहीं किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, तो गांधी जी ने यह सोचा कि आजादी का आंदोलन तो हम चला रहे हैं और अधिकार इन लोगों को मिल रहे हैं, ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसलिए बाल गंगाधर तिलक की तरह गांधी जी ने भी साइमन कमीशन चले जाओ इसका आंदोलन शुरू कर दिया। तो साइमन कमीशन का आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये आंदोलन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए था। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन चलाया गया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। 2 आदमी थे जिन्होंने भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किया था। एक आदमी था लखनऊ का शिवदयाल सिंह चौरासिया और दूसरे बाबा साहब आम्बेडकर। तो इस तरह से शिवदयाल सिंह चौरासिया ओबीसी के थे, तंबोली जाति के थे, और बाबा साहब आम्बेडकर अछूत समुदाय से संबंधित थे। अब तक उनको शेड्यूल कास्ट ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस तरह से जब ये साइमन कमीशन का गांधी जी के द्वारा विरोध हुआ, तो ये विरोध को साइमन ने या अंग्रेजों ने ध्यान में रखा और इस विरोध को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो विरोध किया गया था, तो गांधी जी को उन्होंने पूछा कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं? यदि आप विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं? तो गांधी जी ने उनको कहा कि साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया है, इस वजह से मैं विरोध कर रहा हूं। तो साइमन ने उनको कहा कि ये अंग्रेजों का सरकारी कमीशन है और सरकार के द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों को उन्होंने नियुक्त किया है, इसलिए इसमें भारत के प्रतिनिधि नहीं लिए गए हैं, तो इससे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसका रिकमेंडेशन आएगा तो रिकमेंडेशन पर राय लेने के लिए आप लोगों की राय ली जाएगी। राय लिए बगैर कोई फैसला अंग्रेज लोग नहीं करेंगे, तो इसका विरोध आप टाल दीजिए। तो इसके बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को, उस विरोध को पीछे लिया था और
उसके बाद साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1930 को कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू किया। जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह शुरू हो रहा था, उस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि चौदार तालाब के सत्याग्रह में हमने जिन लोगों को समान अधिकारों की मांग की थी, वो अपना सर पत्थर को टकराने वाली बात थी। इसलिए पहले हम ऐसा मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, मगर अब हम ऐसा नहीं मानते हैं कि अब हम ऐसा मानते हैं कि ये अछूतों के शरीर पर, नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और इस कलंक को पोंछने की, धोने की जिम्मेदारी केवल अछूतों की है। इसलिए अब हम अपने अधिकार अलग से हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये बात, ये लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों की जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, उस पर राय लेने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 को आयोजित किया गया। और 1930 को जब ये आयोजित किया गया तो उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर को भी बुलाया गया और लोगों को भी बुलाया गया और गांधी जी को भी बुलाया गया, मगर गांधी जी नहीं गए। गांधी जी ने सोचा अगर ये बात यहां होती तो मुझे आंदोलन करने का मौका मिलता। इंग्लैंड में जाऊंगा तो वहां आंदोलन करने के लिए कोई प्रजा तो होगी नहीं, इसलिए गांधी जी नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर गए और वहां उन्होंने अपने लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। और इस तरह से जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की तो ये मांग उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मांग थी, क्योंकि वो सेपरेट होकर अपने लोगों को हक और अधिकार हासिल करना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये मांग की थी। अंग्रेजों ने दोबारा 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी को लगा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो अंग्रेज लोग फैसला ले लेंगे, इसलिए मुझे विरोध करने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी गए और गांधी जी ने वहां अपने भाषण में कहा कि यदि अंग्रेज लोग हमें आजादी देना चाहते हैं तो, और उस आजादी में अछूतों को अलग अधिकार देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे आजादी नहीं चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। गांधी जी ने इसका विरोध बाबा साहब आम्बेडकर के उपस्थिति में ही किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी के मुंह पर गांधी जी का वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी बात गांधी जी की सारी बातों को काटते हुए रखा, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम जो भारतीय प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, ये आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप इस मीटिंग को एक दिन के लिए स्थगित करिए और फिर दूसरे दिन मीटिंग करिए। हम आपस में सलाह मशवरा करके आपस में आमराय बनाते हैं। तो रात में मौलाना शौकत अली, जो मुसलमानों के डेलीगेशन के प्रमुख थे, वो वहां पर गए थे। और जब वो वहां गए थे तो गांधी जी ने उनको बुलाया, रात में खाना खिलाया, खुश किया और उसके बाद कहा कि मैं आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हूं। ये प्लेन पेपर है, इस पर साइन करने के लिए तैयार हूं। आप जो भी मांगे मांगना चाहो मुझे मंजूर है। तो मौलाना शौकत अली को बड़ी हैरानी हुई कि गांधी जी इतने आसानी से इस बात को मानने के लिए कैसे राजी हो गए। तो उन्होंने गांधी जी को पूछा कि इसके बदले में हमें क्या करना होगा। तो
गांधी जी ने मौलाना शौकत अली को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अछूतों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जा रहा है, आप लोगों को उसका विरोध करना होगा। मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि जब हम खुद अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं और हमें मिल रहा है, तो हम दूसरे के सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये एक महत्वपूर्ण बात थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए मौलाना शौकत अली ने इसका विरोध किया। अब बाबा साहब अम्बेडकर को जाकर के ये सारी बात बताई, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे दिन गांधी जी के विरोध में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा और उसके अलावा प्रेस में भी स्टेटमेंट रिलीज किया कि गांधी जी अगर हमारे विरोध में मुसलमानों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, तो फिर हमें मजबूर होकर गांधी जी के विरोध में सारे दुनिया में गांधी जी को नंगा करना होगा। ये हम करेंगे, मगर मेरा अनुरोध है गांधी जी को कि वो इस तरह के षड्यंत्र से अपने आप को विरत रखे तो ज्यादा बेहतर है। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ किसी प्रकार की गांधी जी ने सलाह मशवरा नहीं किया। सलाह मशवरे के लिए ये मीटिंग स्थगित की गई थी और इस तरह से जब दूसरे दिन मीटिंग शुरू हुई तो गांधी जी को प्रधानमंत्री रैंक से मैकडोनाल्ड ने पूछा कि क्या आप लोगों की राय आम राय बन गई है? तो गांधी ने कहा कि नहीं बन गई है, इसलिए आप लोग जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। गांधी जी ने साइन कर दिया और साइन करने के बाद में वो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइन करने से इनकार कर दिया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। गांधी जी ने अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए ये बात कही कि यदि अंग्रेज लोग अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरेट बहाल करते हैं तो मैं उसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसा कहकर वो भारत वापस आए। ये धमकी देकर जब वापस आए तो धमकी के आरोप में बॉम्बे के समुद्री जहाज से उतरते हुए गांधी जी को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके गांधी जी को जेल में एरोड़ा जेल पूना के अंदर डाल दिया गया और उसके बाद 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी वो मांग मंजूर हो गई। जब वो मांग मंजूर हो गई तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन करने का ऐलान किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ी हैरानी थी कि गांधी जी को सेपरेट इलेक्टोरेट का जमींदारों का विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यापारियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, संस्थानिकों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो ताकतवर लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है, वो विरोध नहीं कर रहे उसका। मगर जो सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, उन साधनहीन लोगों का गांधी जी विरोध कर रहे हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके विरोध में कहा। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को नहीं माना और कहा कि हमने अवार्ड कर दिया है, अगर आपको कोई वार्ता करनी है तो अम्बेडकर से वार्ता करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया और जब बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में आमरण अनशन किया तो गांधी जी का प्राण बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि ये जबरदस्ती किया गया था, ये सारे देश के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और अछूतों के विरोध में भड़काने का कार्यक्रम था और ये भयानक काम गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मजबूर होकर जबरदस्ती करने की वजह से
बाबा साहब आम्बेडकर ने उस पर साइन किया और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट रद्द कर दिया गया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया गया और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में इसको कानूनी दर्जा दिया गया। उसके आधार पर 37 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, उस चुनाव में गांधी और कांग्रेस ने धोखाधड़ी करने का काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस को कहा कि आप लोगों ने वादा किया था कि ये अछूतों की सीटें हैं, अछूतों की सीटों में कांग्रेस हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेगी, ये अछूतों के लिए छोड़ देगी। मगर कांग्रेस ने उस पर हस्तक्षेप करने का काम किया और ये हस्तक्षेप करने का काम करने की वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि इस हस्तक्षेप की वजह से जो ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे अछूतों के, वो नॉमिनेटेड नामधारी लोग चुनकर जाएंगे। ऐसा ही हुआ और ये षड्यंत्र आजाद भारत में भी लागू हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना आंदोलन देशव्यापी बनाने का फैसला किया। 1942 को जब बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया, सारे देश के अछूतों का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और वहां पर एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इस तरह से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया और उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए। उसी रेजोल्यूशन के तहत अंतर्गत बाबा साहब आम्बेडकर को सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइसराय काउंसिल पर उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और लेबर मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ साथ सिंचाई का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ बिजली का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ CPWD का विभाग दिया गया। 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को अकेले को दिया गया और एक बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर पर दी गई। जब ये बात गांधी ने देखा कि आम्बेडकर को मैंने 32 को परास्त किया था, वो आम्बेडकर दोबारा शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है और उनको देश में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। जब ये बात देखा, उनको लगा कि अंग्रेज अगर भारत में रहे तो निश्चित रूप से ये इनको और ज्यादा अधिकार देते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भगाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का गांधी जी ने डू और डाई करके सहारा लिया और राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई और इस राष्ट्रव्यापी हिंसा के सहारे पर बाद में गांधी जी ने अंग्रेजों को ब्लैकमेल किया और अंग्रेजों पर दबाव डाल के जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये जो पूना पैक्ट है, इस जॉइंट इलेक्टोरेट है, वो आजाद भारत में 330 और 332 ये जो आर्टिकल है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत लागू किया गया। जब ये बात लागू की गई तो बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे कि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन रहेगा, नामधारी रिप्रेजेंटेशन रहेगा और ये नामधारी रिप्रेजेंटेशन की वजह से निश्चित रूप से ये हमारे लोगों को दलाल और भड़वा और चमचा बनाया जा सकता है। जब इसको 50 साल हो गए, पूना पैक्ट को जब 50 साल हो गए यानी 82 को, तो काशीराम जी ने इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन चलाया था और इसको एक्सपोज करने का, नंगा करने का बड़ा काम करने की कोशिश की और इसके बारे में चमचाएज नाम का एक बड़ा किताब उन्होंने लिखा और उसमें सारी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की गई है। सारे सबूतों के साथ सारी बातें, जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा
फंडामेंटल मामला जो है वो फंडामेंटल मामला हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस जॉइंट लोकटेट ने आजाद भारत में दलाल और भड़वे पैदा किए और इसी वजह से नेतृत्व का अधिकार, नेतृत्व करने का जो अधिकार मिल रहा था वो खत्म किया गया। तो पूना पैक्ट ने, जॉइंट लोकटेट ने नेतृत्व, स्वाभिमानी स्वावलंबी नेतृत्व जो है खत्म किया गया। तो इस तरह से जब ये नेतृत्व खत्म किया गया तो आज आजाद भारत में ये लोग सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि 131 मेंबर पार्लियामेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग चुनकर जाते हैं और 1200 से ज्यादा एमएलए सारे देश भर में चुनकर जाते हैं। हैरान करने वाली बात है कि एससी एसटी के जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है, अगर ये सेपरेट लोकटेट में चुनकर जाते तो सेंटर में कभी भी ब्राह्मणों की, कांग्रेस की या बीजेपी की कभी भी कोई सरकार नहीं बनती। और जब सरकार बनती तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सपोर्ट से ही सरकार बनाई जा सकती थी, अन्यथा सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको जानना और समझना आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन पढ़े लिखे लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है और इस वजह से वो दलालों और भड़वों को ही अपना प्रतिनिधि मानते हैं। और इसकी वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था, वो आंदोलन दलालों और भड़वों को, हमारे साधारण लोगों ने उनको अपना नेता तस्लीम करने की वजह से ये आंदोलन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और इस वजह से हमारे समाज में नेतृत्वहीनता का निर्माण हुआ और नेतृत्वहीनता की वजह से हम लोगों को संविधान में जो अधिकार मिले, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को लगभग 63 प्रोविजन है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट और दूसरे बहुत सारे जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से छोटे अधिकार है, मगर सबसे बड़ा अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट जो है ये आजाद भारत में अमल नहीं हुए। फंडामेंटल राइट को अमल करने के लिए किसी प्रकार के कोई कानून नहीं बनाए गए। हजारों कानून पार्लियामेंट ने बनाए, मगर फंडामेंटल राइट को अमल में लाने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कानून नेतृत्वहीनता की वजह से ऐसा हुआ, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस वजह से राजनीतिक क्षेत्र में आजाद भारत में हमारे लोगों का कोई स्वतंत्र आंदोलन दिखाई नहीं देता था। काशीराम जी के उदय के पहले कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं दिखाई देता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये गुलाम भारत में खड़ा किया था, मगर आजाद भारत में पढ़े लिखे लोगों की इतने बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ने के बावजूद भी कोई आंदोलन, उस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होने के बावजूद भी कोई आंदोलन निर्माण नहीं हो पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी ने पहल करके यह आंदोलन चलाया था और नेतृत्व निर्माण करने की कोशिश की गई थी। उत्तराखंड में जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिन्होंने वहां उत्तरांचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर वहां के हमारे लोगों को नेतृत्व देने का काम किया था, एक बड़ा काम उनके द्वारा किया गया था। तो जो उत्तराखंड के अंदर केवल मात्र आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले लोग, आरक्षण के लिए नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, आरक्षण से बाहर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की 85% संख्या है। अगर हम इसमें 30-35% लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, 1/3 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो भी राज सत्ता हासिल कर सकते हैं।
इतनी बड़ी संख्या बल का ताकत हमारे लोगों के अंदर है, ये बात पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इसी वजह से, क्योंकि पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टेड थोप दिया और इस थोपे हुए जॉइंट इलेक्टेड की वजह से उत्तराखंड में जो आरक्षण के विरोध में आंदोलन चलाकर एक अलग राज्य निर्माण किया गया, तो जब भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहाड़ी एरिया के रहने वाले जो गोविंद वल्लभ पंत है, पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्लेन एरिया के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता था। नारायण दत्त तिवारी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी पहाड़ का ही रहने वाला था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को वहीं से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। तो ये जब उन्होंने देखा कि या अब तो उत्तर प्रदेश में या तो एसपी की सरकार आएगी और एसपी की जाएगी तो बीएसपी की आएगी, तो फिर उन्होंने देखा कि अब हमारे हाथ में तो सत्ता आने वाली नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अलग से उत्तराखंड बनाने का आंदोलन चलाया। तो ये जातिवादी लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोगों ने, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर राज्य देने का कानून पास कर दिया। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं हम बीजेपी के विरोध में हैं, मगर दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बात जो है हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। इस बात को जानने समझने के लिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हम लोगों को उत्तरांचल के अंदर जो सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो केवल आरक्षण का आंदोलन चलाने से काम नहीं चलेगा। नेतृत्व जो सही और सच्चा जो नेतृत्व होता है, वो अपनी मूलभूत समस्या को, मौलिक समस्या को, बुनियादी समस्या को जानकर उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारी आजाद भारत में बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या ये है कि आजाद भारत में भी हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। अगर मैं इस बात को समझाने के लिए आपको उदाहरण दूं, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1952 में जब वो पंजाब में पटियाला में भाषण देने के लिए गए, तो वहां उन्होंने भाषण में कहा कि आजाद भारत में हम लोग आजाद नहीं हैं। आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। यह गुलामी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर थोपी हुई गुलामी है। आजाद भारत में हम अब भी गुलाम लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि आजाद भारत में भी हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। इस गुलामी का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई कई लाख वोट लेकर चुनकर जाने वाले मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में एमएलए को बोलने नहीं दिया जाता। अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेता हुआ है, उस नेता ने ये बात कही कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी लोगों को अगर गुलाम बनाए रखना है तो उनके बोलने के आजादी पर पाबंदी लगा दो। तो भारत में हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता, और हमारे लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है। जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है, तो हमारे साधारण लोगों की क्या औकात है? जो हमारी प्रजा है उसकी क्या औकात है? उसको तो आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है। इस उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है। तो पूना पैक्ट जो कम्युनल अवार्ड था, जो सेपरेट इलेक्टेड था, वो हमारी आजादी थी, और जो जॉइंट इलेक्टेड है वो ब्राह्मणों के द्वारा
गांधी के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी थी, और यही आजाद भारत में थोपी गई। बाबा साहब आम्बेडकर ने आजाद भारत में जॉइंट इलेक्टोरेट को समाप्त करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने वादा भी किया था, मगर बाद में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी की और हम लोगों को उन्होंने ऐसा ही ब्राह्मणों के भरोसे पर छोड़ दिया, और छोड़ करके वो लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा धोखा अंग्रेजों के द्वारा भी दिया गया है, कांग्रेस और गांधी के द्वारा भी धोखा किया गया है। तो इस तरह से आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया, और गुलाम इस वजह से गुलामी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, अगर गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, अगर SC ST OBC की गुलामी खत्म हो जाती है, SC ST को तो जॉइंट इलेक्टोरेट है, OBC को तो जॉइंट इलेक्टोरेट भी नहीं है, उनको पुनः पैक्ट का जो मौलिक मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है, वो क्या है? पुनः पैक्ट का मौलिक मुद्दा है रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने ना देना। यही सिद्धांत उन्होंने OBC के ऊपर लागू कर दिया, और जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उनके द्वारा OBC के लोगों को जब मंत्री, मुख्यमंत्री और MLA MP बनाया जाता है, तो पुनः पैक्ट का यह सिद्धांत उनको भी लागू कर दिया गया, और इस तरह से उनको भी गुलाम बनाकर रखा गया। और यही जॉइंट इलेक्टोरेट उन्होंने मुसलमानों को भी लागू कर दिया, माइनॉरिटी को भी लागू कर दिया। तो आजाद भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को देश में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है। अगर हम गुलामी के विरोध में, इस थोपी हुई गुलामी के विरोध में आंदोलन करते हैं, तो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, तो फिर ये जो आरक्षण है, ये मसले हम हल कर सकते हैं। आरक्षण का आंदोलन करेंगे तो गुलामी का मामला आरक्षण के आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता। गुलामी के खत्म करने के आंदोलन में हम आरक्षण का मामला शामिल कर सकते हैं, गरीबी का मामला शामिल कर सकते हैं, गरीबी हटाने का मामला भी शामिल कर सकते हैं, मगर गरीबी हटाने का मामला या आरक्षण बचाने का मामला केवल लिमिटेड छोटा मामला चला। हम लोग जो है आजादी या आरक्षण बचाने का काम नहीं कर सकते, इसे समझने की जरूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर ने आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं चलाया था, मगर आरक्षण मिला। क्यों? क्योंकि गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चला रहे थे, इसलिए आरक्षण मिला। अगर हम गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन करते हैं तो हमारा आरक्षण आने वाले समय में भी बचा और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में हम इसके लिए भी बहुत सारी रणनीति चलाकर, बड़ा आंदोलन चलाकर इसकी कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी एक बात और भी हमारे जानकारी में आई कि उत्तरांचल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी फंड के लिए लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि हम फंड क्यों दें। उनको ये मालूम ही नहीं है कि 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल तक हमारे बुजुर्गों ने जो आंदोलन चलाया, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उसकी बदौलत संविधान के सारे अधिकार मिले, उसमें भी आरक्षण मिला। तो आरक्षण से जिन लोगों को फायदा हुआ, जो डॉक्टर हो गए, जो इंजीनियर हो गए, जो वकील हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं, जितने लोगों को भी नौकरी मिली, वो 1848 से लेकर 1956 तक आंदोलन करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिली। जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उन लोगों को नौकरियां मिली। इसलिए उनके ऊपर, नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, जो फैसिलिटी लेने वाले लोग हैं, उनके ऊपर समाज का ऋण है। ये ऋण चुकाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी फंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा जानना और समझना जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को इस संबंध में बता रहा हूं, समझा रहा हूं,
और ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड में एक और बड़ी समस्या है, वो समस्या भी ये है कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को ट्राइबल घोषित किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि पहाड़ी एरिया में जो ब्राह्मण रहते हैं उन लोगों ने सारे ट्राइबल लोगों के अधिकार और हक और अधिकार छीन लिए। ये संविधान के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है और इसको चुनौती देने का काम हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। ये संविधान के दायरे में सही फैसला नहीं है, न राज्य सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार को, ये केंद्रीय कानून है, केंद्रीय कानून में इस तरह से बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस तरह से अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र उत्तराखंड में चल रहा है। इसके विरोध में सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। सारे ओरिजिनल ये एसटी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होकर ये आंदोलन इसके विरोध में चलाना होगा। ओबीसी को भी, ओबीसी के लिए भी वहां उत्तराखंड में पिछड़ा वर्ग एरिया घोषित किया गया है, एरिया को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में उनके अधिकारों पर भी अतिक्रमण किया गया। इस अतिक्रमण के विरोध में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल एससी नहीं, एसटी नहीं, ओबीसी को भी साथ में लेना होगा और उसके साथ साथ माइनॉरिटी को भी साथ में लेना होगा और सारे लोगों को मिलकर अपना आंदोलन चलाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तब यह आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है, तब यह आंदोलन सफल किया जा सकता है और जब हमारे हक और अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं, ये भी बात हमको ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में ईवीएम की वजह से हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई, क्योंकि ईवीएम आपके वोटों की चोरी करती है। ईवीएम मशीन के अंदर जब वोट जाता है तो मशीन के अंदर वोटों की चोरी होती है। वो मशीन पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी ना होने की वजह से अंदर मशीन के अंदर वोटों की चोरी होती है और इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसके विरोध में सारे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला एक बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया है। अभी लॉकडाउन की वजह से केरला और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट रह गए हैं। ये 2 स्टेट का आंदोलन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम जरूर करेंगे और कन्याकुमारी तक ये आंदोलन चलाएंगे, ताकि ईवीएम जो है, ईवीएम का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। उत्तराखंड में बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है और वहां पर यह आंदोलन फैलाने की जरूरत है। आज हमारा यह आंदोलन 550 जिलों में 31 राज्यों में फैला हुआ है। उत्तरांचल के लोगों को इससे दूर नहीं रहना चाहिए। मैं उत्तरांचल के लोगों को अपील करता हूं कि इस आंदोलन में वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उनको भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तरांचल में भी हम लोग 85% नहीं तो क्या हुआ, मगर 60% से जरूर ज्यादा लोग हैं। इसलिए वहां पर भी हम हमारी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। वहां जागरूक करके संगठित होने की जरूरत है। अगर आप संगठित हो जाते हैं तो वहां पर भी हम अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, आजादी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों को सामने आना चाहिए। ऐसा ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के लोग इसके लिए पहल कर रहे हैं, जागृति के पहल कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। वो आने वाले समय में इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रोल प्ले करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।